तो चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 7 आ गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को, सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को मैंने सेपरेट लेक्चर में कराया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे उसको मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं करा है। अभी हम सिंपली सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल देखो, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन्हें हम चार्ज नहीं कर पाते। जैसे आप अपने रिमोट, घर के रिमोट में, जैसे के रिमोट देखो, इसके ऐसे टीवी का रिमोट होता है, उस रिमोट में जो सेल डलता है, घड़ी में जो सेल डलता है, ठीक है, वो सारे प्राइमरी सेल्स होते हैं। देखो ये इस टाइप का सेल, ये वाले सेल होते हैं प्राइमरी सेल, जो एक बार यूज कर लिए खत्म हो जाते हैं, फिर इनका रिएक्शन से कोई चार्ज नहीं हो सकते। ठीक है, हमें इनको चेंज करना पड़ता है। सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल चार्जर हो गया, बैटरी का चार्जर हो गया, ये सब सेकेंडरी सेल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया नॉन रिचार्जेबल और ये आ गया रिचार्जेबल। नेक्स्ट देखते हैं सेल। बेसिकली सेल को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, सेल को आप, उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑलरेडी केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। ठीक है, यहां पे हम सेल के बारे में कुछ वैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो हमारा फिजिक्स रिलेटेड है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पे देखो, सेल जो है, बेसिकली सेल इज अ सोर्स विच सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल एक ऐसा सोर्स है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। अभी हम इसको मैथमेटिकली निकालेंगे भी कैसे। ठीक है, इफ सेल कंज्यूम सर्टेन पार्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस which it supply, then it is due to the internal resistance of the cell। देखो, सेल में एक आप रेजिस्टेंस आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 10th से, आर रेजिस्टेंस, जो हम सर्किट में यूज करते हैं, और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो सेल के अंदर का खुद का रेजिस्टेंस है, जो उसको थोड़ी सी खपत वो भी कर लेता है। जैसे आपने लिखा है, देखो यहाँ पे, देन दिस इज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या? इफ सेल कंज्यूम सर्टेन पार्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो वो सप्लाई कर रहा है, अगर उसने थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक फार्मर को ले लो। फार्मर क्या करता है, जैसे उसने गेहूं की धान लगाई है, तो गेहूं जो वो मार्केट में बेचेगा, क्लियर, उस गेहूं को जो वो मार्केट में बेच रहा है, उसको थोड़ा सा पार्ट उसने घर पे रख लिया अपने फैमिली को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, जो साल भर उसका चलेगा। तो वो जो थोड़ा सा पार्ट उसने कंज्यूम कर लिया है, वो अपनी फैमिली की वजह से क्या है, वही सेम टाइप में सेल है। सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट वो कंज्यूम कर लेता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल to the flow of current between its electrodes is called internal resistance of the cell। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पूरी इलेक्ट्रोप्लेट्स पढ़ी है, कैथोड एनोड, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से, देखो डिफरेंस समझ लो, कैपिटल आर से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट अभी और बचा हुआ है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, तो सॉरी, उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोड डिस्टेंस। जो प्लेट की, जैसे ये दो प्लेट्स होती है, उन प्लेट्स की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोड प्लेट एरिया। ये जो एरिया है, इस प्लेट के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अब देखो, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? जैसे जैसे एरिया बढ़ा जाएगा, देखो, इफ द प्लेट इज फिल्ड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देन द फ्लो विल स्टॉप। इफ एरिया इंक्रीजेस, द मोर आयंस विल फ्लो। एरिया बड़ा होता जाएगा, ज्यादा आयंस फ्लो करेंगे उसमें। ठीक है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको आप बिल्कुल एज इट इज, मैंने नोट्स के फॉर्म में बना दिया है, एज इट इज उसको कॉपी कर सकते हो एग्जांपल के सहित। ठीक है, चौथा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर आई थिंक 5 में देख चुके हैं। and nature of the electrolyte, because of which nowadays there is variation in the backup cell or a battery। ये तो आप देख सकते हो, किसी भाई आपके पास कितने सारे फोन होंगे, उनके चार्जर्स होते हैं, कोई चार्जर जल्दी चार्ज कर देता है, फास्ट चार्जर, किसी का बैकअप अच्छा होता है, ठीक है, किसी का बैकअप अच्छा नहीं होता है। अब आईफोन वाले कहेंगे हमारा बैकअप तो बहुत, हम तो चार्जर लेके घूमते रहते हैं।
मेरा भी यही हाल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब शुरू करते हैं प्रॉपरली यहां से। ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन ई आर एंड वी। क्लियर? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग अ क्लोज सर्किट। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो ईएमएफ, यहाँ पे जो ईएमएफ है इसको हम ई फॉर्म से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। सेम एज पोटेंशियल, इसका डायमेंशन देखो, पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो W वर्क डन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू AT। Q इज इक्वल टू IT होता है और I का A, एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 3 A माइनस 1। ये हो गया इसका डायमेंशन। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ होता है वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा, फ्रॉम A टू B और B टू A जो है ये एक सर्किट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये हमारा सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम A से B तक। अब देखो A से B तक अलग वर्क डन होगा, क्योंकि देखो हमेशा जो करंट फ्लो होगा वो होगा हायर टू लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक तो हो गया वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब B से A तक देखो लो से हाई आने में ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अगर लो से हाई जा रही है, जैसे आप ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं नीचे फेंकूंगा हाई टू लो। ठीक है, हाई से लो तो आराम चली जाएगी, अगर मैं इसे छोड़ भी दूंगा तो भी नीचे चले जाएगा। लेकिन अगर लो से वापस हाई पे लाना है तो एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जैसे मुझे वर्क करना पड़ेगा इस बॉटल को ऊपर लाने में, और फिर इसे लीव करूंगा। देखो हाई से लो तो अपने आप चला गया, फिर मुझे इसे ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, लो से हाई तक ले जाने में। सेम हम यहां पे देख लेते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम जो फ्रॉम A टू B है उसको V मान लिया, प्लस वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम B टू A को V डैश मान लिया। ये स्मॉल r है। ठीक है, ये E है। अब यहां से ये हमारा जो पार्ट है ना, ये सेल है, दिस इज द सेल पार्ट। ये सेल पार्ट है और वो R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहां पे देख लेते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और V डैश क्या हो जाएगा? I, करंट तो वही रहेगा लेकिन R आ जाएगा स्मॉल, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो V डैश हो गया हमारा I इंटू R और V हो गया I इंटू कैपिटल R। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं। देखो E क्या है? E इज इक्वल टू हमारा है V, मतलब IR, क्लियर, प्लस V डैश मतलब I इंटू स्मॉल r। चलो इसे कर लेते हैं आगे। यहां से हम क्या करेंगे? हम I कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे R प्लस R। ठीक है, अब यहां से हम पहला एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं करंट का। तो यहां से करंट का एक्सप्रेशन फॉर करंट हमारा एक फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू E ऐसी रहेगा डिवाइडेड बाय R प्लस R। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। क्लियर? चलो दूसरा देख लेते हैं। अब यहां से ये तो करंट के लिए एक्सप्रेशन है, क्लियर, ये तो करंट के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो करंट के एक्सप्रेशन का, सॉरी थोड़ा, करंट के एक्सप्रेशन के बाद अब ओम्स लॉ दोबारा यूज करेंगे और उससे देखो क्या होगा। हम यहां लिख सकते हैं ऑल्सो V इज इक्वल टू आई आर। आई का ये जो एक्सप्रेशन है इसे यहां यूज कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? देखो V इज इक्वल टू आई की जगह E बाय R प्लस R इंटू
कैपिटल आर। ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, पोटेंशियल का। अलग अलग फॉर्म में एज पर द नीड आपको जरूरत पड़ेगी सबकी फॉर्मूले की न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सी क्वांटिटी गिवन है, कौन सी यूज करनी है, वो आपको इसी में से सब मिल जाएगा। तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई आर बाय आर प्लस आर, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने जो मानी थी, देखो इक्वेशन नंबर हमने e इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको वापस लिख लेते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑल्सो e इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश। अब देखो यहां से हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है v के फॉर्म में, तो v इज इक्वल टू e माइनस वी डैश लिख सकते हैं। और v डैश देखो क्या माना था हमने, v डैश माना था आई आर, आई इंटू स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा और v इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, ध्यान रखना, इसको हम यूज करने वाले हैं। ये आप नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है, ये पूरा नोट कर लेना आप। हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी भी बोलते हैं इसे। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेसिकली होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में, ये तो बुकिश लैंग्वेज में आपको सेंटेंस रटने की जरूरत नहीं है। ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, जो हमने अभी निकाला था बेसिकली वो उसी का एक्सप्रेशन था, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। लेकिन इसमें दो फॉर्म होते हैं, या तो आप सेल को यूज कर रहे हो या सेल को चार्ज कर रहे हो, मतलब या तो वो चार्जिंग मोड पे है या डिस्चार्जिंग मोड पे। उस हिसाब से मतलब व्हेन करंट इज ड्रॉन, जब सेल से करंट ले रहे हैं तो होगा हमारा V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। याद रखना नेगेटिव मतलब कि करंट ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर यहाँ नेगेटिव की जगह बाई चांस पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव का मतलब कि सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, सेल इज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन जो है ना, इनका ध्यान रखना, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन जो लिखे हैं, when the current is drawn and when the cell is being charged, प्लस और माइनस का डिफरेंस है ये। चलो अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी से निकाल लेते हैं, देखो आराम से। आई आर की तो चाहिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है, यहां से एक्सप्रेशन R का निकाल लेता है, आई आर इधर ले आओ, V उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू E माइनस V और R इज इक्वल टू E माइनस V बाय आई। अब देखो एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये बन गया, ठीक है, R इज इक्वल टू E माइनस V बाय आई। अब ओम्स लॉ से अगर I की जगह हम V बाय आर पुट कर ले, भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I ये क्या होगा V बाय आर, तो V बाय आर को अगर हम यहाँ यूज करें तो ये हो सकता है, और R इज इक्वल टू देखो E माइनस V डिवाइडेड बाय I की जगह V बाय आर, तो R ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस V बाय V इंटू आर। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, चाहे पोटेंशियल के V के I के टर्म में लिख लो, चाहे I V और R के टर्म में लिख लो, ठीक है। अब इसी से हम केस देख लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस है व्हेन सेल इज ओपन, जब सेल ओपन होगा मतलब कि स्विच ऑफ है, मतलब करंट नहीं जा रहा है, I इज इक्वल्स टू 0। उस केस में अगर इस कंडीशन में हम I को 0 पुट कर दें तो बचेगा क्या, V इज इक्वल्स टू E, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीधा सीधा EMF के बराबर है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, फुल फॉर्म। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा EMF के बराबर है इस केस में। लेकिन एक्चुअली R को हम 0 नहीं ले सकते। फॉर अ रियल सेल कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो R की छोटी से छोटी वैल्यू तो होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, और अगर कुछ भी वैल्यू है तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर में R की कोई भी वैल्यू हुई तो V की वैल्यू E से कम ही आएगी। तो फॉर रियल सेल हम लिख सकते हैं यहाँ पे V इज ऑलवेज लेस देन E, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF एक्चुअली, ठीक है। फॉर अ रियल सेल कुछ ना कुछ तो R की वैल्यू होगी हमारी। तो ये था हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट देखते, देखो ग्राफिकली
देखो फंक्शनिंग ऑफ अ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग 3 ग्राफ्स। 3 ग्राफ के बेसिस पे हम सेल की फंक्शनिंग को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ वैसी वाली बात नहीं है। पहला है देखो E वर्सेस R। पहली बात तो एक्सटर्नल एक्सिस पे ईएमएफ डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका तो सीधे सीधे ईएमएफ की जो भी वैल्यू होगी यहां पे हम लिख सकते हैं E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी R कितनी वैल्यू बढ़ते जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मेन ये पढ़ने वाला है V वर्सेस R। ठीक है, अब आप उसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सेल की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। आप कहीं V वर्सेस I ओम्स लॉ ग्राफ स्ट्रेट लाइन मत बना देना। ठीक है, V वर्सेस R के ग्राफ में सबसे पहले किसी भी क्लोज सर्किट फॉर क्लोज्ड सर्किट, अब देखो फिजिकल क्लोज सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की जगह देखो वही एक्सप्रेशन रखेंगे जो हमने पीछे निकाला है। यहां पे देखो आई की जगह एक्सप्रेशन निकाला था हमने, एक और पीछे जाओगे, ये E बाय आर प्लस आर। ठीक है, E बाय आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा E बाय आर प्लस आर इंटू ये कैपिटल आर। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं E बाय, अब देखो R को नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे तो R बाय आर 1 हो जाएगा प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब डिफरेंट वैल्यूज पे आप देखो, डिफरेंट वैल्यूज, यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं। अब देखो सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं, पहली कंडीशन, पहली हम सिंपल ऐसे कंडीशन लेते हैं, R अगर 0 हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो वह हमारा V भी 0 होगा, पहला केस। तो ये आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा केस, R की अगर हम वैल्यू रख दें स्मॉल r के बराबर, एक्सटर्नल R इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर है, उस केस में अगर देखो R की वैल्यू यहां पे रखोगे, ठीक है, तो ये R से R कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा V हो जाएगा E बाय 2। तो देखो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो R है दैट इज इक्वल टू स्मॉल r, तो इस केस में जो भी EMF की वैल्यू होगी उसका हाफ हो जाएगा E बाय 2। तीसरा केस ले लेते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं तीसरा केस। थर्ड केस ले लेते हैं, R अगर इंफिनिटी हो जाए तो V हमारा क्या हो जाएगा, R इंफिनिटी रख दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इंफिनिटी बाय R बाय इंफिनिटी 0, तो सीधे सीधे E के बराबर, यानी कि EMF की जो भी वैल्यू होगी, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके बराबर। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा ये, तो ये जो E है ये आ गया V इज इक्वल टू E। ये आ गया सेकंड केस का ग्राफ। तीनों कंडीशन में लिख दी है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड और ये थर्ड देख लेते हैं V वर्सेस I का ग्राफ। V वर्सेस I के ग्राफ में आप एक चीज ध्यान रखना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के आई आर पहले लिख दो, प्लस के E बाद में लिख दो, V इज इक्वल टू, और इसे कंपेयर कर दो Y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो नेगेटिव स्लोप के साथ ये स्ट्रेट लाइन आ गया, यानी कि इसका ग्राफ सीधे सीधे बन गया ये नेगेटिव स्लोप, यहां पे लिख दो विद नेगेटिव स्लोप। तो उस केस में ये ग्राफ बन गया हमारा इस A पॉइंट से लेके ये B पॉइंट तक का ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू mx c से कंपेयर करा, V इज इक्वल टू आई आर प्लस ई, माइनस मतलब नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये हमारा इसका ग्राफ आ गया। तो ये 3 ग्राफ हो गए हमारे सेल के। अब नेक्स्ट वाले केस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, कैसे उसका फॉर्मूला ड्राइव होगा, उसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, वो करते हैं। थैंक यू।